गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी का, कि किस प्रकार से मैथ्स पेडागोजी से आपके प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, पैटर्न किस टाइप का होता है, कैसे प्रश्न आएंगे, आइडिया आप कैसे लगा सकते हो। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें, जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारा का सारा सॉल्व हो जाने वाला है, क्योंकि प्रश्न कैसा आएगा एक्चुअली में ये आपको पता चल जाएगा। तो लास्ट तक बने रहे। अगर वीडियो समझ आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैंने बताया मैथ्स पेडागोजी की हमारी क्लास चल रही। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो मैं बता देती हूँ आपको। प्रश्न बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित पैटर्न से क्या ज्ञात होता है। निम्नलिखित पैटर्न से क्या ज्ञात होता है। प्रश्न बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित पैटर्न से क्या ज्ञात होता है। एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको प्रश्न नहीं दिख रहा था। चलो ठीक है, अभी दिख रहा, अभी अच्छे से विजिबल है। ओके, चलिए प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित पैटर्न से क्या ज्ञात होता है। तो पैटर्न आपको दिख रहा है 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6, 10 + 2 = 20। तो ये जो पैटर्न दिया हुआ है उस पैटर्न से आपको क्या ज्ञात होता है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, आपको गिनती पता चल रही है इस पैटर्न को देख करके, सम और विषम संख्या पता चल रही है। अच्छा, एक बात बताओ, गिनती किसको कहा जाता है। गिनती हम कहते हैं 1 2 3 4, ऐसे जो सीक्वेंस से रहता है उसी ना हम गिनती कहते हैं। तो यहाँ पर तो 2 4 6 है, तो यहाँ पर गिनती तो अपने को नहीं पता चल रहा, तो पहला तो यहीं से कट गया। दूसरा बोल रहा है सम और विषम संख्या। देखो 2 2 2 4 2 3 6, सारे के सारे सम है। सम और विषम वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए ये भी हमारा कट जाता है। तीसरा बोल रहा है 2 के पहाड़ा का निर्माण हो रहा है। हाँ जी, 2 2 2 4 2 3 6, और इस पहाड़ा में 20 भी आ रहा है, मतलब तीसरा अपना सही हो जाएगा, क्योंकि हमको 2 का पहाड़ा ही यहाँ पर दिख रहा है। चौथा बोल रहा है अभाज्य संख्या है ही नहीं अभाज्य संख्या, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा सा, क्योंकि इसमें 2 का पहाड़ा हमारा बन रहा है। समझ आया कैसा प्रश्न आता है, और ऐसे ही सोच करके आपको आंसर लेना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा, एक विद्यार्थी ग्लास में भरे हुए पानी को ग्लास का आयतन बताता है। एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, वो गिलास में पानी भरा हुआ है, उस भरे हुए पानी को देख करके ग्लास का आयतन बताता है। तो छात्र को स्पष्ट नहीं है, ग्लास का आयतन तो निकालना चाह रहा है लेकिन उसको स्पष्ट नहीं है। क्या स्पष्ट नहीं है? तो आयतन की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, आयतन की माप पता नहीं है। छोटा सा बच्चा है, माप आपके बारे में जानकारी कहां से होगा। आयतन के सूत्र के बारे में तो सवाल ही नहीं उठता है। आयतन की अवधारणा और आयतन की इकाई, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई बच्चा पहले उस क्लास में पहुंचता है जहां पर उसको आयतन के बारे में जानकारी होना चालू हो जाए, तो सबसे पहले उसको आयतन की इकाई पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा डी आंसर सही हो जाएगा और बाकी सारे गलत हो जाएंगे। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न है आपका, गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है। गणित के नियम और सिद्धांत में किस चीज का समावेश होता है। तो वैधता का समावेश होता है, विश्वसनीयता का समावेश होता है, और बात दोनों हो जाएगा, या कल्पना का होता है। तो सबसे पहली बात, कल्पना वाला कोई चीज मैथ्स में होता ही नहीं है। आप इमेजिन करोगे तो इमेजिन ही करते रह जाओगे, इमेजिन वाला सिस्टम होता ही नहीं है। अब बात आ रही है पहला, दूसरा या फिर सा आएगा। तो एक बात समझना बच्चे, वैधता तो 100% जरूरी है मैथ्स में, और विश्वसनीयता तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों विश्वसनीयता क्यों जरूरी है? इस वजह से क्योंकि अगर एक बच्चे का 5 आंसर आया, दूसरा का भी 5 आंसर आना चाहिए, और तीसरा का भी 5 आंसर आना चाहिए, तभी वो प्रश्न सही है। आया ना समझ में। तो इसीलिए हमारा सा सही आंसर हो जाएगा। और बात 2, मतलब क्या कि गणित के नियम में वैधता और विश्वसनीयता दोनों जरूरी है। विश्वास भी होना चाहिए कि मेरा 5 आया तो उसका भी 5 आएगा, और वैधता मतलब रूल्स एक ही लगना चाहिए एक प्रश्न में। आगे अपने को क्या समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में क्या संबंध है। गणित की प्रकृति और तार्किक चिंतन में क्या संबंध है। निकटतम का संबंध है, सामान्य संबंध है, असामान्य संबंध है, या न्यूनतम संबंध है। सबसे पहले प्रश्न समझो। बोल रहा है गणित की प्रकृति और तार्किक चिंतन, बोल रहा है तार्किक चिंतन मतलब यहाँ रीजनिंग की बात कर रहा है। तो उसमें क्या चीज का संबंध है। प्रकृति और तार्किक चिंतन 2 + 2 होता है, ठीक है, 2 + 2 होता है, और इसके लिए आप चिंतन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, अगर आपको लग रहा है 2 + 2 = 4 होता है, अब इस बारे में आप चिंतन करेंगे पहले 2 + 2 सच में क्या 4 होता है, तो आप उसको हर एक विधि से सोचने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या है कि चिंतन का, आपका चिंतन और गणित की प्रकृति से बिल्कुल निकट का संबंध होता है। तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि आप जिस चीज के बारे में विश्वास करते हैं, जिस चीज की प्रकृति आपको पता है, गणित की प्रकृति मतलब आप फॉर्मूला ले लो। अगर गणित का फॉर्मूला आपको पता है तो आप उसी फॉर्मूला पर रखकर कोई भी प्रश्न को बार 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 चिंतन करोगे, तो एकदम निकट का संबंध हुआ ना। तो इसीलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा कि क्या, तो निकटतम का संबंध होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है। मान लो गणित के विषय पर कोई खोज हो रहा है, तो उसमें प्रमुख योगदान किस चीज का रहेगा। कल्पना का रहेगा,
हो नहीं सकता, गणित में कल्पना नाम का चीज ही नहीं होता है, ठीक है, जो रहेगा वास्तविकता है, रियल है। दूसरा बोल रहा है तार्किक चिंतन का, हाँ ये हो सकता है, गणितीय मूल्य का, और चौथा बोल रहा है गणितीय समस्याओं का। तो क्या लग रहा है, गणित विषय होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान किसका होता है? तो सही बात हो जाएगा आपका बी, तार्किक चिंतन का, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चे, बिना चिंतन का आप उसको नहीं बना सकते, ठीक है। देखो जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही लगेगा उसे आपको टिक करके आना है, ठीक। तो बा हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर देंगे। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगा कि मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि मैडम जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन मुझ तक आए, जरूर से आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया गया? अब इस प्रश्न को एक बात समझो आप, ऐसा कौन सा विषय है जिसमें अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया गया? तो सही आंसर मैं पहले बता देती हूँ, गणित है। अब ये गणित कैसे हुआ? अमूर्त का मतलब होता है बच्चे जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिसको आप टच नहीं कर सकते उसको टच करना, मूर्त मतलब होता है टच करना। इस रूप में कैसे आप प्रदान कर सकते हो? तो एक चीज समझो, मान लो तुम नदी के किनारे में बैठे हुए हो, नदी के किनारे बैठे बैठे तुमको मैथ्स का एक फॉर्मूला याद आ गया कि यार 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है। आपको एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ 2 + 2 = 4 होता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डाउट हुआ, नहीं एक बार ऐसे काउंट करके देखते हैं कि 2 + 2 = 4 ना होगा, तो तब आप क्या करोगे? तब आप एक पेन लोगे और एक कॉपी लोगे। अब वहां पर से आप ऐड करना चालू करोगे। तो अभी तक आप पेन कॉपी नहीं रखे थे, बिल्कुल अछूत थे, हाँ अछूत थे इन सेंस आप किसी भी चीज को टच नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ अपने माइंड में सोच रहे थे। लेकिन ये मैथ्स क्या किया, आपको पेन और कॉपी को छूने पे मजबूर कर दिया ना। हाँ तो यही चीज प्रश्न में आपका बोल रहा है कि अमूर्त से, बिना छुए से छूने तक का जो सफर है ये मैथ्स में होता है। आगे समझ में? भूगोल में नहीं हो सकता, इतिहास में और हिंदी में नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सारी चीजें रिटन रूप में होती हैं, ठीक है, सारी चीजें लिखित होती हैं, तो इसमें सोचने समझने वाला कोई चीज नहीं होता है। चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न देखो, गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, यह कथन किसका है? तो आप याद रखेंगे बच्चे, यह जो कथन है वो हॉब्स ने दिया था। किसने दिया था? ये तथ्य है जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या बोल रहा है तथ्य में? तथ्य में बोल रहा है कि गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से, गणित की तुलना किससे की गई है? जिससे कि धार को तेज किया जाता है, जिस पत्थर से, उससे की गई है। तो धार तेज करने वाले पत्थर से किया गया है। किसने किया था? तो यह काम है हॉब्स का, हॉब्स ने किया था। किसने किया था? हॉब्स ने किया था। यहां से एक प्रश्न बन जाता है बच्चे, 10 गीतिका, 10 गीतिका इसकी रचना किसने की थी या इसका संबंध किससे है? सीधा सीधा पूछ देगा। तो आपको याद रखना है जो 10 गीतिका है ये एक ग्रंथ है और इसका जो संबंध है वो आपके आर्यभट्ट से है। किससे है? आर्यभट्ट से है। इसको आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुछ तथ्य होते हैं जो प्रश्न में बन जाते हैं ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? अब देखो इसमें से ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपके गणित का कोई लेना देना नहीं है, या गणित जिसमें बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है? मानसिक विकास में है भाई, बिल्कुल है। शारीरिक विकास में, इसमें भी जरूरी है। नापते हो कि नहीं अपने आप को? मैं 5 सेंटीमीटर हो गया, मैं 6 सेंटीमीटर हो गया, नापना होता है ना, ठीक है। भौतिक विकास में, फिजिकली फिटनेस इसी को तो बोला जाता है, ठीक है। और दार्शनिक विकास में, हाँ जी दार्शनिक विकास में मैथ्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सा आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब सही आंसर होगा, ये सारे गलत होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? बताओ भाई, प्रश्न आपके सामने है कि अगर आप गणित का अध्ययन कर रहे हैं तो उससे एक बच्चे में कौन से गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का विकास होगा, तार्किक सोच का विकास होगा, विश्लेषित सोच का विकास होगा, या फिर ये सभी आएंगे? क्या लग रहा है आपको? बताओ। तो आत्मविश्वास तो आएगा ही आएगा, जब आप मैथ्स सॉल्व करने लग जाएंगे अंदर से अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। तार्किक सोच मैथ्स का दूसरा नाम है। तीसरा विश्लेषित सोच, बिल्कुल चीजों को आप भिन्न भिन्न करके विश्लेषण करके सोचना चालू कर देंगे, मतलब द आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी, एक बच्चे में मैथ्स की वजह से इन सभी गुणों का विकास होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? ये बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न 100% श्योर हूं मैं, 10% बच्चे इसको गलत करेंगे, करेंगे ही करेंगे। देखो बोल क्या रहा है प्रश्न में कि गणित की वो कौन सी विधि है जिसमें हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। अब यहां पर एक चीज समझना, सूत्र तथा को या भी आप ले सकते हो ना, या तो आप सूत्र की सहायता लोगे या आप नियमों की सहायता लोगे। तो क्या आंसर इसमें सही लग रहा है आपको? गणित की कौन सी विधि है जिसमें हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते
लेते हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा बच्चे द, निगमन, क्योंकि निगमन का रूल क्या कहता है, नियम से उदाहरण की ओर जाना है। निगमन का रूल कहता है कि नियम से आपको उदाहरण की तरफ जाता है। दूसरा प्रश्न बन जाएगा निगमन किसने दिया है, अरस्तु ने दिया है आपका, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न में यही बोला जा रहा है कि जो आपका निगमन है इसमें प्रायः आप सूत्र से नियम की ओर जाते हैं, या सूत्र तथा बोल रहे हैं ना, सूत्र तथा नियम, मतलब पहले आप नियम बताओगे फिर उसमें उदाहरण बताओगे। सही आंसर हो जाएगा बच्चे आपका निगमन, द आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ही नहीं है, ठीक है, प्रश्न नहीं है, बस नंबर वंबर नहीं है। देखो, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकता है। अब ये प्रश्न बढ़िया है। अगर आप गणितीय गणना कर रहे हो, 2 का पहाड़ा 20 बार याद कर रहे हो, अब उसमें आपको फ्लो चाहिए, गति चाहिए, एकदम फटाक से मैं बोल दूं, तो उसके लिए क्या जरूरी है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकता है। कैसे, तो चर्चा या वाद विवाद के द्वारा आप गति प्राप्त कर सकते हो, मौखिक कार्य के द्वारा, मतलब मुंह से बार बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हो तब आप गति प्राप्त करोगे, या लिखित कार्य द्वारा 50 बार उसी चीज को लिख रहे हो, 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 2 5 6 10 बार बार लिख रहे हो, बार बार तब आपको गति मिलेगा, या आप जब अभ्यास करेंगे उसको तब मिलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अभ्यास के द्वारा, है ना। बार बार चीजों को अभ्यास करोगे तभी होगा, ना तो उसको रटने से हो सकता है ना लिखने से हो सकता है, अभ्यास करना पड़ेगा। मौखिक रूप से भी लिखित रूप से भी आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, इसे ही अभ्यास करना कहा जाता है। क्लियर है। चलिए प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। अब ये प्रश्न बढ़िया है, बोल क्या रहा है, 1 नंबर प्रश्न है, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर कीजिए। गणित विषय की पाठ्य जो पुस्तकें हैं वो कौन सी विधि पर आधारित होती है। मस्त प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। गणित की जो पुस्तक जितनी भी होती है ना, वो कौन सी विधि के द्वारा बनाई जाती है। तो क्या लग रहा है, संश्लेषण, प्रयोगात्मक, आगमन या प्रदर्शन। मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, आंसर मैं बता देती हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे संश्लेषण विधि द्वारा। अब आप बोलोगे संश्लेषण विधि क्या होता है मैडम, तो समझो, संश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना और एक एक पार्ट को बच्चों को समझाना, इसे ही आपका संश्लेषण विधि कहता है। जैसे देखो, आप अभी छोटे हो, छोटे से आप बड़े होगे तो सबसे पहले आपको जोड़ सिखाया जाएगा। आप जब जोड़ सीख जाओगे उसके बाद आपको घटाव सिखाया जाएगा, फिर गुणा सिखाया जाएगा, फिर भाग सिखाया जाएगा, फिर अल्फा बीटा गामा सिखाया जाएगा, जो जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा आपका, ठीक है। मतलब इस प्रकार से छोटे हिस्सों में बांट कर गणित को सिखाना ही आपका संश्लेषण विधि कहलाता है। और यही आपका संश्लेषण विधि गणित का जब पुस्तक रेडी होता है तब उसमें काम आता है। चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, संश्लेषण विधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। अब बोल रहा है प्राथमिक स्तर पर, लड़का हो, अभी छोटे से बच्चे हो, तो वहां पर गणित का क्या महत्व है। तो बताइए, सांस्कृतिक महत्व होता है यहाँ पर गणित का, सामाजिक महत्व होता है, धार्मिक महत्व होता है, या फिर मानसिक महत्व होता है। क्या लग रहा है। तो सांस्कृतिक से बच्चे का कोई लेना देना नहीं है, समाज के बारे में भी बच्चे को उतनी जानकारी है नहीं है, धार्मिक से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बच जाता है मानसिक। बिल्कुल जी, क्योंकि जब आप गणित पढ़ना चालू करोगे तो सिर्फ आपके भेजे में वो चीज घुसेगा, बाकी उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा जब तक आप अभी छोटे बच्चे हैं, ठीक है। गणित खेलना तो बच्चे लोग बड़ा होने के बाद सीखते हैं, ठीक है। जब आप जवान हो जाएंगे, जब आप युवा हो जाएंगे, तब आप लोगों के साथ गणित खेलना सीखते हैं, ठीक है, जो कि जिंदगी में नहीं सीखना चाहिए, लेकिन सीख जाते हैं यार, ठीक है। फिलहाल बच्चे जब आप रहेंगे तब तक मानसिक रूप से ही क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है। देखो, उपलब्धि परीक्षण बोल रहा है और नैदानिक परीक्षण बोल रहा है। नैदानिक परीक्षण का मतलब होता है निदान बताना, भाई कोई परेशानी है उसका निदान बताना, इसे ही नैदानिक परीक्षण कहा जाता है। अब प्रश्न देखो, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है। तो बता, उद्देश्यों का अंतर है, प्रकृति का अंतर है, कठिनाई स्तर का है, या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चे इसका उद्देश्यों का अंतर है। क्यों, क्योंकि निदान किस चीज का बताया जाता है, जब आपका उद्देश्य हमको पता चलेगा तब तो हम उसका निदान बताएंगे। मान लो तुम परेशानी में हो, बहुत ज्यादा परेशानी में हो, और तुम चाह रहे हो कि हम तुम्हारी हेल्प करें। कैसे हेल्प करेंगे, जब तुम अपनी समस्या बताओगे तभी ना हम उसका निदान करेंगे, और तुम अपनी समस्या बताओगे और साथ साथ उस समस्या का उद्देश्य भी बताओगे कि तुमको उसका निदान क्यों चाहिए, तभी हम तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे ना। तो यही चीज है कि जब उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर होता है, उद्देश्य का। उपलब्धि मिलना मतलब प्रसिद्धि मिलना, और निदान चाहिए मतलब समस्या का निदान चाहिए। तो इन दोनों के बीच में एक अंतर है, शॉर्ट अंतर है, वो होता है उद्देश्य का अंतर होता है, ठीक है बच्चे। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे। रीजन, क्योंकि मेरे चैनल में सभी एग्जाम का बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। इसीलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ईमानदारी के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। अगला प्रश्न है हमारा, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। फिर से वही निदान,
तो परीक्षण का उद्देश्य है क्या? तो प्रगति पत्रक को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का योजना बनाना। नहीं भाई, हम निदान क्यों देंगे? हम बच्चे को विद्यालय क्यों भेजते हैं? अच्छा, पहले पूरे ऑप्शन देख लो। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे स, कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। देखो, गणित में निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक मतलब निदान देना, किसी भी चीज का निदान देना, उसका परीक्षण करना। ये किया इसलिए जाता है ताकि हम बच्चे के माइंड को पढ़ सकें, बच्चे के माइंड में क्या रिक्त जगह है हम उसको पढ़ सकें। हम एक ही प्रश्न को उसको बार बार समझा रहे हैं, उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, इस चीज को हम समझ सकें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके अंतर्गत आ जाएगा, तो स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभाव साधन है? बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रश्न है भाई। देखो क्या बोल रहा है, देखो एबेकस जानते हो ना, मैथ्स में जो होता है उसका संबंध सीधा सीधा गिनती से होता है। अगर पूछ ले तो सीधा सीधा गिनती से होता है। वैसे ही जियो बोर्ड पूछे ना, तो जियो बोर्ड जैसे ही आंख में दिखे समझ जाना, जियो बोर्ड का संबंध सीधे सीधे ज्यामिति से होता है। किससे होता है? ज्यामिति से होता है। अब देखो यहाँ पर दो लाइन में ज्यामिति दिख गई, एक तो यहाँ पर दिख गया, एक यहाँ पर दिख गया। लेकिन पहला ज्यामिति बोल रहा है आधारभूत अवधारणा, जैसे किरणें, रेखाएं, कोण, ये सब। और दूसरा में बोल रहा है ज्यामिति, आकृति और उनकी विशेषता। तो यही आ जाएगा आपका जियो बोर्ड के अंतर्गत। मतलब जियो बोर्ड के अंतर्गत हम ज्यामिति का तो अध्ययन करते हैं, पर किसकी? तो ज्यामिति की जो आकृतियां होती है ना, कौन कौन से शेप में ज्यामिति आकृति बनती है, कैसे कैसे रेखा से बनती है, और उसके साथ साथ उनकी खासियत क्या है, विशेषता क्या है, इसके बारे में चर्चा किया जाता है बच्चे। तो आंख बंद करके 10 बार बोलो, जियो बोर्ड मतलब ज्यामिति आकृति, ज्यामिति आकृति, ज्यामिति आकृति। ठीक है, खत्म। याद हो गया ना प्रश्न? अगला प्रश्न देखते हैं, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी? ये बढ़िया प्रश्न है, इसका आंसर मैक्सिमम बच्चे मुझे रेखा गणित देंगे, मैं ये भी जान रही हूं। ठीक है, और कुछ बच्चे होंगे जो गिने चुने बच्चे होंगे, वो बीज गणित भी बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी के भी माइंड में ये अंक गणित नहीं आएगा और सांख्यिकी नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोग बड़े 1.5 साने हो। ठीक है, 1.5 वाले होशियार हो। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे सांख्यिकी। स आपका सही आंसर हो जाएगा। गणित के सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन जो शाखा है वो आपका सांख्यिकी है। ठीक है, सबसे प्राचीन है, सबसे पहले, क्योंकि संख्या आया था ना, शून्य आया था ना, आर्यभट्ट ने शून्य दिया था ना, उसके बाद डिजिट्स बनने चालू हुए थे। इसी वजह से गणित की सबसे प्राचीन शाखा आपकी सांख्यिकी होगी। चीजें क्लियर हो गई क्या? तो इस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें क्या देखा जाता है? जिसमें क्या देखा जाता है बताओ? बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि देखी जाती है, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि देखी जाती है, पाठ्य पुस्तक से संबंधित विधि दी जाती है, उपयुक्त सभी। अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर बोल रहा है एक अच्छी मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब किसके मूल्यांकन की बात होगी? बच्चे के ही मूल्यांकन की बात होगी, क्योंकि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं ना, मैथ्स पेडोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अंतर्गत हम बच्चे के बारे में पढ़े, तो हम किसका मूल्यांकन करेंगे? बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। मतलब वो बच्चे से संबंधित होना चाहिए, सीधा सीधा बात ये बोल रहे हैं हमारा। तो देखो यहाँ पर बोल रहे पाठ्य पुस्तक से संबंधित विधि, इसके बारे में टीचर जाने नहीं यार, बच्चे का क्या लेना देना है? तो ये तो हो नहीं सकता। शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, अब शिक्षक कौन सी विधि अपना रहा है उसके बारे में बच्चे का क्या लेना देना है? वो टीचर जाने वो कौन से तरीके से पढ़ाएगा। अब बोल रहा है मतलब ये दोनों नहीं होगा तो ये तो हो ही नहीं सकता, उपयुक्त सभी के चांस ही नहीं है। लास्ट बचता है बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। एकदम बढ़िया। क्या बोल रहा है? एक अच्छी मूल्यांकन मतलब बच्चा जब छोटा था उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, बच्चा का हुआ अभी 1 महीना स्कूल हुआ है, फिर दूसरा महीना हुआ, तो 1 महीना से 2 महीने के बीच में उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, मेंटलिटी क्या प्रॉब्लम हुई उसकी, या क्या परिवर्तन हुआ, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से क्या प्रॉब्लम हुआ या क्या परिवर्तन हुआ, यही अध्ययन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। मतलब बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि ही मूल्यांकन विधि कहलाती है। चीजें क्लियर है क्या? कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? कुछ नहीं, आगे समझ में? तो इस प्रकार से आज का क्वेश्चन का सीरीज यहीं पर से खत्म होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जितने प्रश्न मैंने करवाए हैं सब आपके बुद्धि में घुस गया होगा, अच्छे से याद हो गया होगा, और यही होना भी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास समय नहीं कि तुम देख देख करके नोट्स बनाओ। कम से कम वीडियो देखो, और मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगी कि एक बार वीडियो देखने के बाद आपको चीजें याद हो जाए। तो अगर वीडियो समझ आया है, मजा आ गया एकदम पढ़ करके, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यह जो वीडियो बिल्कुल फ्री है आप लोग के लिए, है ना? तो सभी बच्चों को इसका फायदा होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।